क्लासेस। आज हमें रिवीजन करना है चैप्टर नंबर 7 इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, और इसको हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट भी बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। जो हमारे कीन्स है इकोनॉमिस्ट, उनके हिसाब से जो हमारी लेवल ऑफ आउटपुट है वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से डिटरमाइन किया जा सकता है। मतलब कि हमारा जितना ज्यादा लेवल ऑफ आउटपुट होगा उतना ज्यादा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, और वाइस वर्सा। अब हम शुरू करते हैं डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। अकॉर्डिंग टू द कीन्सियन थ्योरी, जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की हेल्प से निकाला जा सकता है। मतलब जो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है वो तब अचीव हो सकता है जब हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू होगा एग्रीगेट सप्लाई के, इज अचीव्ड व्हेन AD इक्वल्स टू AS। इसको हम समझते हैं, जो हमारा AD होता है वो C प्लस I के इक्वल होता है। इसको हमने यहाँ पे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, और जो हमारा AS होता है वो C प्लस S के इक्वल होता है। इसको मान लिया हमने इक्वेशन B। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट जो हमारा C प्लस I है वो C प्लस S के इक्वल आ गया। मतलब कि यहाँ से जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हमारी सेविंग के इक्वल आ गया। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द कीन्स यहाँ से हमारी दो अप्रोचेस अराइज होती हैं। AD, द फर्स्ट वन इज AD and AS approach, and the second one is S and I approach. तो फर्स्ट अप्रोच है हमारी AD and AS अप्रोच, इसको समझते हैं। जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, वो इकोनॉमी के अंदर वो एग्रीगेट डिमांड तभी को लोग एग्रीगेट सप्लाई के तब आती है। जो हमारा AD होता है वो सम टोटल होता है कंजप्शन का और इन्वेस्टमेंट का, और जो हमारा AS होता है वो सम टोटल होता है कंजप्शन और सेविंग का। तो जो हमारे इक्विलिब्रियम है जब C प्लस I इक्वल्स टू C प्लस S होगा तब अचीव होगा। यहाँ पे हम कुछ टेबल और डायग्राम की हेल्प से समझना है। तो हम पहले इस टेबल को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारी इनकम है वो 0 लेवल से स्टार्ट हो रही है और कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है। जो हमारा कंजप्शन है वो 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन नेसेसिटी गुड्स पे करेंगे, और वो भी इनकम के हिसाब से चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंगली। जो हमारी सेविंग है वो पहले माइनस में है, क्योंकि जब 0 लेवल ऑफ इनकम है तभी हमने कुछ ना कुछ कंजप्शन किया होगा, जिसकी वजह से जो हमारी सेविंग है वो माइनस में चली गई, और ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती रहेंगी जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी। फिर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा ऑटोनोमस रहेगी, ये हमारी एक अजम्पशन है। जो यहाँ पे हमारा AD है और जो AS है वो 400 लेवल ऑफ इनकम पे इक्वल आ रहे हैं। तो मतलब जो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो 400 है। अब इस डायग्राम में देखते हैं। इस डायग्राम में हमने y एक्सिस पे ली है इनकम और x एक्सिस पे हमने ली है AD और AS। इसमें हम देख सकते हैं जो हमारी AS की लाइन है, AS का कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और अपवर्ड शूटिंग है 45 डिग्री के एंगल पे है। और जो हमारी AD का कर्व है वो y एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जो हमारी ऑटोनोमस कंजप्शन है वो कुछ ना कुछ रहेगी, और ये अपवर्ड शूटिंग हो रहा है, और इक्विलिब्रियम हमारा जो आ रहा है पॉइंट वो E पे आ रहा है, जहाँ पे हमारी AD AS की इक्वल आ रही है। नेक्स्ट, इस सिचुएशन को हम इफेक्टिव डिमांड की सिचुएशन भी बोल सकते हैं, जहाँ पे हमारे AD AS की इक्वल है। अब इसके बाद हमारे पास दो सिचुएशन अराइज होती है, एक जब AD हमारा AS से ज्यादा होगा और एक जब हमारा AS AD से ज्यादा होगा। तो पहली सिचुएशन देखते हैं, जब हमारा AD AS से ज्यादा होगा, मतलब कि जो कंज्यूमर और फर्म्स टुगेदर ज्यादा कंजप्शन करना चाहते हैं, गुड्स और सर्विसेज की ज्यादा डिमांड करना चाहते हैं, लेकिन जो फर्म्स है वो कम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिससे कि जो हमारी प्लान इन्वेंट्री है वो फॉल हो जाएगी। उसे वापस डिजायर्ड लेवल पे लाने के लिए हमें अपनी आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारी AD है वो वापस AS के इक्वल आ जाए। जो हमारी सेकंड सिचुएशन है जहाँ पर हमारा AS ज्यादा है AD से, इसमें हम देख सकते हैं जो कंज्यूमर फर्म्स टुगेदर हैं वो गुड्स और सर्विसेज को कम बाय करना चाहते हैं या अवेल करना चाहते हैं, और जो हमारी फर्म्स है वो ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिससे कि जो हमारी प्लान इन्वेंट्री है वो फॉल हो जाए राइज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें उसे वापस डिजाइन लेवल पे लाने के लिए एम्प्लॉयमेंट को और आउटपुट को कम करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हमारा जो AD है वो AS के इक्वल आ जाए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं S&I अप्रोच। इसमें यहाँ पर जो हमारी सेकंड अप्रोच है वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इस अप्रोच में जब हमारी प्लान सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट की इक्वल होगी तब हमारी इक्विलिब्रियम लेवल अचीव होगा। इसको हम टेबल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर ये सेम टेबल है जैसे हमने अभी पीछे पढ़ी है। यहाँ पर जो हमारी सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ रही है 400 लेवल ऑफ इनकम में। हमारी इक्विलिब्रियम लेवल होगा वो सेम होगा चाहे हमारी कोई सी भी अप्रोच हो। आप इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर जो x एक्सिस है वहाँ पे हमने लिया इनकम, और जो हमारे y एक्सिस है वहाँ पे लिया हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो हमारी सेविंग कर्व है वो नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि जब हमारी 0 लेवल ऑफ इनकम होगी तभी हमने कुछ ना कुछ कंजप्शन करा होगा इसकी वजह से। और जो हमारी इन्वेस्टमेंट की लाइन है वो पैरेलल जा रही है x एक्सिस की, और y
से वो स्टार्ट हो रही है और कट कर रही है सेविंग की लाइन को ई पॉइंट पर, जो होती है इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ लेवल। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो है 400। यहाँ पर भी ऐसी दो सिचुएशन अराइज हो सकती है, जब हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सेविंग से और जब हमारी सेविंग ज्यादा हो इन्वेस्टमेंट से। तो पहली सिचुएशन है जब हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से। इसमें जो हमारे हाउस होल्ड हैं वो ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं और जो फर्म्स है वो कम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। इसका मतलब जो हमारी प्लान इन्वेंट्री है वो फॉल हो जाएगी। उसे वापस डिजायर्ड लेवल में लाने के लिए हमें आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा तब तक जब तक हमारा जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना जाए। अब जो इसकी सेकेंड सिचुएशन है वो है जब हमारी प्लान सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाएंगी। मतलब कि जो हाउस होल्ड है वो कम कंज्यूम करना चाहता है लेकिन जो फर्म्स है वो ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहती है। इस केस में जो हमारी प्लान इन्वेंट्री है वो राइज हो जाएगी। उसे वापस डिजायर्ड लेवल में लाने के लिए हमें जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है और आउटपुट है उसको कम करना पड़ेगा और जो हमारा मतलब हमारे जो वर्कर्स है उनको फायर करना पड़ेगा, किक आउट करना पड़ेगा उसकी वजह से। और जो हमें ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक हमारे सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल नहीं आ जाता। अब इन दोनों अप्रोचेस की कुछ assumptions हैं। तो हमारी पहली assumption है कि ये सब हमें टू सेक्टर मॉडल के कंटेक्स्ट में पढ़ना है। तो हमारी दूसरी assumption है जो हमें इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा ऑटोनोमस रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। थर्ड है जो हमारे प्राइस लेवल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, उनमें हम कभी भी कोई चेंज नहीं करेंगे। और ये सब हमें शॉर्ट रन के कंटेक्स्ट में पढ़ना है इक्विलिब्रियम यहाँ पे। अब आते हैं इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है? जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उनके हिसाब से जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है वो हमेशा एक ही सिचुएशन में आ सकता है जब हमारे यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है जैसे कि कीन्स, उनके हिसाब से जो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल है वो तीन सिचुएशन में आ सकता है। तो जो हमारी पहली सिचुएशन है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट, दूसरी जो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और तीसरी जो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। तो हम यहाँ पे पहली सिचुएशन देखते हैं जब हमारा इक्विलिब्रियम होगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। It refers to the situation when aggregate demand is equal to the aggregate supply at full employment level। मतलब कि जो हमारी aggregate demand है वो aggregate supply के इक्वल होगी लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। यहाँ पे जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, उस वेज रेट पे करना चाहते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है और उन सबको काम मिल भी रहा है। वो सिचुएशन है। यहाँ पे जो इनवॉलंटरी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो एब्सेंस होगी। ये डायग्राम हम दे सकते हैं। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे इनकम लिया और वाई एक्सिस पे हमने यहाँ पे एडी और ईएस लिया। ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर आ रहा है ये है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। यहाँ पे जो एडी की लाइन है और जो मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एडी की सिर्फ एक ही लाइन दिखाई देती है हमें इसकी वजह से। अब जो हमारी सेकंड सिचुएशन है इक्विलिब्रियम एट अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। It refers to the situation when aggregate demand is equal to the aggregate supply but prior to the full employment level। ये वो सिचुएशन होती है जब aggregate demand aggregate supply की इक्वल होगी लेकिन full employment से पहले। यहाँ पर जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, उस वेज रेट पे करना चाहते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो हमारी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है वो प्रेजेंट होगी। ये हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारी एडी की लाइन है जो वो पहले इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो एडीएस को कट कर रही है तो वो, और फिर जब हम बाद में अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो हमारी एडीएस के इक्वल आ रही है वहां पे हम देख सकते हैं कि E0 जो है ये इसको दिखा रहा है। अब हम थर्ड सिचुएशन देखते हैं जब हमारा इक्विलिब्रियम ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होता है। इट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई बट आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये बाद में आएगा फुल एम्प्लॉयमेंट के। जो हमारा प्लान एक्सपेंडिचर है वो इक्वल होगा प्लान आउटपुट के बट फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर जाके। यहाँ पर एक्चुअली में ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपने आउटपुट को बढ़ा सकें क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है बढ़ाने की, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है जिससे कि हम आउटपुट बढ़ा सकें। तो इसकी वजह से हमारे पास आइडियल कैपेसिटी नहीं है। इसमें इस आउटपुट को बढ़ाने के, इसमें मतलब डिमांड को सप्लाई के इक्वल लाने के लिए हमें अपने प्राइस में चेंज करना ही पड़ेगा। ये हम इसमें देख सकते हैं डायग्राम में। जो हमारा एडी है वो इसको कट कर रहा है पहले ई पॉइंट पर जो है हमारा इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। लेकिन जब हमारे यहाँ डिमांड ज्यादा हो रही है और ओवर फुल पे जा रही है तो वो E1 पे जा रहा है, प्राइस लेवल बढ़ रहे हैं, तब हम उसको अचीव कर पाएंगे।
इसके बाद हमारे पास ये एक फायर क्वेश्चन है, इसमें ये है कि अ बैलेंस बजट इज रिकमेंडेड एज अ यूजफुल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट व्हेन द इकोनॉमी फ्लोज टू द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। हाँ, जो हमारा बैलेंस बजट है उसको हम क्यों रिकमेंड करते हैं जब हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो। इसके कुछ रीजंस हैं, वो हम देखते हैं। तो पहला रीजन है प्रिवेंटिंग इन्फ्लेशन। अगर हमारे यहाँ डेफिसिट बजट बनेगा तो लोग गुड्स और सर्विसेज की ज्यादा डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन आएगी। लेकिन अगर हम बैलेंस बजट बनाते हैं तो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो कम होगी, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है जो गवर्नमेंट है वो फिस्कल मतलब जो फाइनेंस है उसको अच्छे से मैनेज कर सकती है, जिसमें जिससे कि पब्लिक को ये कॉन्फिडेंस आएगा कि गवर्नमेंट है जो वो और स्पेंडिंग नहीं कर रही है, और जो इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। थर्ड है रिड्यूसिंग गवर्नमेंट बोरोइंग्स। मतलब कि अगर हम फिस्कल डेफिसिट बजट बनाएंगे तो हमें बोरोइंग्स की नीड होगी, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है मतलब कि कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के साथ, जिससे कि जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइयर होगा। लेकिन अगर हम बैलेंस बजट बनाएंगे जिस तो हमें बोरोइंग्स की नीड नहीं पड़ेगी और जो कंपटीशन है वो भी नहीं होगा, तो इंटरेस्ट रेट लोअर ही रहेंगे। तीसरा है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। मतलब कि अगर गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म सस्टेन होगी अगर बैलेंस बजट बनाएगी, मतलब कि ये डेट को अवॉइड करेगा, हमें डेट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो जो फ्यूचर बर्डन है वो जनरेशन में कम होगा। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर शॉक। अगर हम डेफिसिट बजट बनाएंगे तो हमें बोरोइंग्स की जरूरत आए दिन बढ़ती रहेगी, लेकिन अगर हम बैलेंस बजट बनाएंगे तो हमें बोरोइंग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हमारे सामने कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है तो हम उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज है। तो हमारा हमें पता है कि जो हमारा ईडी है वो सी प्लस आई के इक्वल होता है, इसको हमने यहाँ पे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। एंड जो हमारा सी बार है हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, जो कंजम्पशन फंक्शन होता है वो सी इज इक्वल टू सी बार प्लस ए बी वाई होता है। यहाँ पे जो बी है वो एम पी सी को शो करता है। अब हमने सी बार की जो सी की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करी तो हमें मिला एडी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई बार। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा एडी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस आई बार प्लस बी वाई। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा एडी है वो ए बार की ए बार प्लस बी वाई के इक्वल आ गया, क्योंकि जो हमारा सी बार और आई बार होता है उसको हम ऑटोनॉमस एडी बोलते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से। अब जो हमारी सेकेंड डेरिवेशन है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम सबको पता है जो हमारा एडी होता है वो एएस के इक्वल होता है, और जो एडी है वो ए बार प्लस बी बार के इक्वल होता है, ये अभी हमने ऊपर देखा। और जो हमारा एएस होता है वो वाई के इक्वल होता है, क्योंकि ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अब यहाँ पर हमने इस इक्वेशन में एडी और एएस की वैल्यू रखी, तो जो हमारा ए बार प्लस बी वाई है वो वाई के इक्वल आ गया, इसको हमने मान लिया यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट। सिंस जब हमारा ए बार इज इक्वल्स टू सी बार प्लस आई बार है, तो इसकी जब हमने वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखी तो हमें यहाँ पे मिला सी बार प्लस आई बार प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ पे हमने वाई इस साइड लेके गए तो हमें यहाँ पे मिला सी बार प्लस आई बार वाई माइनस बी वाई। यहाँ से हमने वाई कॉमन लिया तो हमें मिला सी बार प्लस आई बार इज इक्वल्स टू वाई इंटू वन माइनस बी। अब हम इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो हमें लास्ट में मिलेगा सी बार y इज इक्वल्स टू सी बार प्लस आई बार अपॉन 1 माइनस b। इसको हम ये भी बोल सकते हैं सी y इज इक्वल्स टू सी बार प्लस आई बार 1 माइनस mpc, या फिर 1 सी बार प्लस आई बार अपॉन 1 mps। अब यहाँ पर एक ये नोट है, एट इक्विलिब्रियम ऑटोनॉमस एडी a बार इज इक्वल्स टू y इनटू 1 माइनस mpc। इसके बाद देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जो हमारे इकोनॉमिस्ट है जॉन मेनार्ड कीन्स, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट में। उन्होंने ये बताया है कि जो हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट में जो चेंज होता है उसकी वजह से जो हमारे इनकम में चेंज आता है वो कितने टाइम्स हो सकता है, और इस मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चलता है जो वो चेंज है वो कितने गुना होके आता है। जो हमारा मल्टीप्लायर है उसको हम के से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है k is equals to डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। यहाँ पर जो हमारा डेल्टा y है वो हमारे इंक्रीज इन इनकम को शो कर रहा है, और जो हमारा डेल्टा i है वो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है। ये क्वेश्चन हमने लेक्चर्स में कवर कर लिया है, तो हम आगे देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। हमें पता है कि जो हमारा एमपीसी है और मल्टीप्लायर उनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, मतलब कि जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ज्यादा हमारा मल्टीप्लायर होगा।
इस कॉन्सेप्ट से हमें ये समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट इस फैक्ट पर बेस्ड है जो एक ही एक्सपेंडिचर है वो दूसरे की इनकम होती है। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास दो केसेस है, मतलब जितना ज्यादा हमारा एमपीसी होगा उतनी ज्यादा लोग कंजम्पशन करेंगे जो कि वो दूसरे की इनकम होगी और उसको फिर से कंज्यूम करेंगे जिससे कि जो हमारे मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जो हमारा दूसरा केस है वो है कि जो हमारा एमपीसी लो होगा, मतलब कि जो लोग हैं वो अपनी इनकम का कम प्रोपोर्शन कंजम्पशन पे एक्सपेंड करेंगे जिसकी वजह से जो हमारा मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लायर है वो डिपेंड करता है एमपीसी के ऊपर। अब देखते हैं अलजेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। हम सबको पता है कि जो हमारा एडी होता है वो एएस के इक्वल होता है इक्विलिब्रियम पे, और टू सेक्टर मॉडल में जो हमारा एडी होता है वो सी प्लस आई के इक्वल होता है। ऑल्सो जो हमारा एएस होता है वो वाई के इक्वल होता है, मतलब जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है वो इनकम के इक्वल होती है। अब हमने यहाँ पे जो एडी और एएस की वैल्यू है वो पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो हमें मिला सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई। इसको हम ये भी बोल सकते हैं वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब यहाँ पर जो हमारा इनकम में चेंज होगा वो इक्वल होगा चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट के इक्वल। इसको हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया डेल्टा वाई से, तो हमें यहाँ पे मिला 1 इज इक्वल टू एमपीसी प्लस 1 अपॉन के। यहाँ पे जो हमारा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है ये होता है हमारा एमपीसी, और जो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई होता है ये हो गया हमारा 1 अपॉन के। तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारा के है वो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी के इक्वल आ गया, और इसको हम 1 अपॉन एमपीएस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो नोट्स है, इसमें हम ये पता चलता है कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर होती है वो होती है 1, मतलब कि जितना हमने इंक्रीज किया है उतना तो हमें रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब हमारा एमपीसी जीरो होगा और एमपीएस 1 होगा मिनिमम वैल्यू तब आएगी 1, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है मल्टीप्लायर की होती है इंफिनिटी। जब हमारा एमपीसी इक्वल होगा 1 के और जो हमारा एमपीएस इक्वल होगा वो 0 के। अब देखते हैं थर्ड, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर और मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, मतलब कि जो हमारा मल्टीप्लायर है वो किस तरह से काम करता है। जो हमारा मल्टीप्लायर है वो इस फैक्ट पे बेस्ड है कि जो हमारा एक का एक्सपेंडिचर होता है वो दूसरे की इनकम होता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक हमारा जो एक्स्ट्रा कंजप्शन है मतलब एडिशनल कंजप्शन है वो जीरो नहीं हो जाता। इस यहाँ पर जो हमारा एमपीसी होगा वो जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इनकम का कन्वर्जन होगा कंजप्शन में, फिर वो कंजप्शन फिर से किसी की इनकम बनेगा, वो फिर से हमारा कंज्यूम होगा। इस तरह से जो हमारी इनकम है वो मल्टीप्लाई होती रहेगी। जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो एक तरह से इंजेक्शन का काम करता है मल्टीप्लाई प्रोसेस में, लेकिन जो हमारी सेविंग्स होती है वो एक तरह से लीकेज का काम करती है मल्टीप्लाई के प्रोसेस में। यहाँ पर हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने एमपीएस को लेट किया है, सपोज किया है 0.1, इसका मतलब हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है 100 रुपीज की, लेकिन जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है वो किसी की इनकम हुई होगी, तो हमारी जो एडिशनल इनकम है वो 100 रुपीज है। जो हमारा यहाँ पे कंजप्शन हुआ है, जबकि हमने ये सपोज किया है कि हमारा जो एमपीएस है वो 0.1 है, मतलब कि हमने 10% अपनी इनकम का सेव किया है और जो हमारा 9% वो हमने कंज्यूम किया है। यहाँ पे 90 हमारा डेल्टा सी आ गया और जो हमारा डेल्टा एस है वो 10 आ गया। ऐसे ही जो हमने कंज्यूम किया है 90 वो दोबारा से किसी की इनकम बने है, वो फिर से 90% कंज्यूम हुआ है और फिर से 10% सेव हुआ है। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक जो हमारा डेल्टा सी है वो 0 के इक्वल ना आ जाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा के होता है, मतलब कि जो हमारा मल्टीप्लायर होता है 1 अपॉन एमपीएस होता है, तो यहाँ पर हमने जो अपना एमपीएस है वो लिया है 0.1, तो इससे जो हमारी के की वैल्यू है वो आ गई 10। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो है 100, तो इसका मतलब हमारी एडिशनल इनकम है वो उसका 10% 10 टाइम्स होगी जो है 1000, और इसमें से हमने जो अपना 90% है वो करा है कंज्यूम और जो हमारा 10% है वो हमने सेव किया है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर, जो हमारा मल्टीप्लायर होता है उसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे लिए एडी और एस, और एक्स एक्सिस पे हमने लिए यहाँ पे इनकम। जो हमारी एस की लाइन है वो अपवर्ड शूटिंग जा रही है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और 45 डिग्री के एंगल पे है, और जो हमारी एडी की लाइन है वो जा रही है वाई एक्सिस से जा रही है और अपवर्ड शूटिंग है और एस की लाइन को कट कर रही है ई पॉइंट पर। एडी की लाइन हमें शो करती है सी प्लस आई, लेकिन जब हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी उसकी वजह से जो हमारी एडी 1 आई
उसका मतलब हो गया C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। ये हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है। इस गैप को हम बोलेंगे डेल्टा आई और इसको बोलेंगे डेल्टा वाई। अब है हमारा फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। जो हमारा मल्टीप्लायर है वो दो डायरेक्शन में काम करता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। जो हमारा फॉरवर्ड होगा, अगर हम इंक्रीज करेंगे इन्वेस्टमेंट में तो वो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो करेगा, लेकिन अगर हम विड्रॉल करेंगे वो हमारा बैकवर्ड एक्शन को शो करेगा, मतलब कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे जिससे कि हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, मतलब कि हमारी इनकम बढ़ेगी। लेकिन अगर हम रिडक्शन करेंगे इन्वेस्टमेंट में, उससे कि हमारी इनकम कम होगी, मतलब कि हमारा कंजम्पशन कम होगा। जो हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्शन होता है इसको हम डबल एज स्वॉर्ड भी बोल सकते हैं और डबल एज वेपन भी बोल सकते हैं, मतलब ये दोनों साइड से काम करते हैं, दो धारी तलवार। इम्पैक्ट ऑफ इंजेक्शंस मतलब कि प्लस डेल्टा आई एंड विड्रॉल डिसइन्वेस्टमेंट लीकेज मतलब कि माइनस डेल्टा आई ऑन द मल्टीप्लायर। इन दोनों चीजों के मल्टीप्लायर पे क्या इम्पैक्ट होंगे? पहला है जो इंजेक्शन है वो पॉजिटिव वे में मल्टीप्लायर के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, मतलब कि अगर हम इंजेक्शन करेंगे मतलब डेल्टा प्लस डेल्टा आई करेंगे तो मतलब कि हमारा मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा, और अगर हम माइनस डेल्टा आई करेंगे तो हमारा जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। Injection is also known as forward action and withdrawal is also known as backward action. अब हम इनके कुछ डायग्राम्स हैं, ये देखते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंजेक्शन मतलब कि हमने प्लस डेल्टा आई करा, ये भी सेम उसी डायग्राम की तरह से हम अभी ऊपर देख के आए हैं। यहाँ पर जो हमारी एडी है वो C प्लस आई को शो कर रहा है और जो एडी वन है वो C प्लस आई प्लस डेल्टा आई को शो कर रहा है, जो हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है। ऐसे ही दूसरी साइड जो हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है विड्रॉल का, वो हमारा AD से AD जीरो की तरफ शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह जो शो कर रहा है C प्लस आई आई माइनस डेल्टा आई, हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गई है। अब ये कुछ फॉर्मूले जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़े हैं। पहले एट इक्विलिब्रियम लेवल देयर विल बी AD इज इक्वल्स टू AS, ये हम सबको पता है। जो हमारा यहाँ से हमारी दो अप्रोचेस होती है, AD इज इक्वल्स टू AS और I इज इक्वल्स टू S। नेक्स्ट है जो हमारा C प्लस आई होता है, मतलब कि हम इसे AD भी बोल सकते हैं, वो इक्वल होता है Y के, Y को हम AS बोलते हैं। इस वजह से हमने ये फॉर्मूला पहले भी देखे हैं, जो हमारा A बार प्लस BY है वो AS के इक्वल आता है, क्योंकि वो AS के इक्वल है तो वो यहाँ पर हमारा Y के इक्वल भी हो गया। अब जो हमारा Y है वो इक्वल होगा C बार प्लस I बार अपॉन 1 माइनस MPC। यहाँ पर जो हमारा AD है वो इक्वल होगा A बार प्लस BY के। जो हमारा यहाँ पर जो दूसरा फॉर्मूला है जो हमारा C प्लस I है, मतलब कि जो AD है वो इक्वल होगा A बार प्लस BY के। नेक्स्ट है जो हमारा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। नेक्स्ट MPC की टर्म्स में हमारा K की वैल्यू है पर 1 अपॉन 1 माइनस MPC, हम इसको 1 अपॉन 1 MPS भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन है जो हमारा A बार है वो इक्वल होता है Y इंटू 1 माइनस MPC। ये सारे न्यूमेरिकल्स हमने लेक्चर में कवर कर लिए हैं। अब लास्ट में हमारा बस एक टॉपिक बचता है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रेड। यहाँ पे हम देख सकते हैं पैराडॉक्स का मतलब होता है जो दो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है कि सेविंग्स अच्छी होती है इंडिविजुअल लेवल पे, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे जो इकोनॉमी के लिए जो सेविंग्स होती है वो हार्मफुल हो सकती है, मतलब कि अच्छी नहीं होती। इकोनॉमिक्स का कहना ये है कि लोग अपने इनकम का जितना ज्यादा सेव करेंगे, मतलब कि इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट भी होगा, उससे इनकम जनरेशन भी होगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।